नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड क्या चैप्टर 2 ब्रह्मांड। इससे पहले जो हम लोग विश्व भूगोल का पहला चैप्टर समान परिचय पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का ब्रह्मांड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता आकाश गंगाओं के अनंत समूह में सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब गैलेक्सी है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। हमारे गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है उसमें मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला कहते हैं, ठीक ना। और अगला है, आकाशगंगा का आकार पूछे तो सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेतियर ने। किसने दिया था? एफ जॉर्ज लेमेतियर ने यह सिद्धांत दिया था। दूसरा जो है सामान्यावस्था अथवा सतह सृष्टि सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना थॉमस गोल्ड एवं हर्मन बॉडी ने दिया था। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन सनडेजा। और चौथा नंबर विस्मृति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया था। किसने दिया था? एलन गुथ ने दिया था। चलिए, इन सभी सिद्धांतों में सर्वाधिक जो है मान्य सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत है। वर्ष 1920 ईस्वी में एडलिन हेबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। और प्रारंभ में ब्रह्मांड के जन्म देने वाला पदार्थ लघु गोलक थे। कैसा थे? लघु गोलक थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं को आयतन, सूक्ष्म और तापमान एवं घनत्व अनंत था। इस अवस्था में छोटे गोलकों में भीषण विस्फोट हुआ जिसमें यह विस्तारित हो गए। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जिसके अंतर्गत अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड के वृहद विस्तार हो गया और बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए। 30 लाख वर्ष के अवधि में बिग बैंग का तापमान जो है ना 4500 केल्विन तक नीचे चला गया, जिसमें परमाणु पदार्थ का जन्म हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो नहीं हुआ, वरन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ गई। प्रसिद्ध विद्वान हॉवेल ने इस स्थिर अवस्था संकल्पना नाम दिया। आगे है कि इन संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के सत्यार्थी के स्वीकार करने लगे हैं। बिग बैंग सिद्धांत को सिद्ध करने में दो सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला है अधिक दूरी में स्थित तारों में वितरित प्रकाश में ये जो है ना रेड सिल्फर का मापन। दूसरा है अंतरिक्ष में उपस्थित सबसे कमजोर सूक्ष्म तरंगों से उत्पन्न रेडियो रेडिएशन की उपस्थिति। इस रेडिएशन की खोज सर्वप्रथम एरेनो पेजियाज तथा रॉबर्ट विल्सन ने की थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंट्रल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा ने पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबी सुरंग में लार्ज हैंड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। और ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10/8 प्रकाश वर्ष। कितना है? 10/8 प्रकाश वर्ष। आगे है कि रेड शिफ्ट तथा ब्लू शिफ्ट। क्या है? रेड शिफ्ट तथा ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम लाइंस की लंबे तरंगदैर्घ्य की और विस्थापन की प्रक्रिया को रेड शिफ्ट कहते हैं। चलिए, इस क्रियाओं में विस्थापित तरंग का रंग स्पेक्ट्रम में लाल रंग होते हैं। कैसा होता है? लाल रंग होता है, इसलिए इसे रेड शिफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? रेड शिफ्ट कहलाता है। रेड शिफ्ट जो है आकाशगंगा और खगोलीय पिंडों में दिखाई देता है। यह प्रक्रिया डॉपलर इफेक्ट पर आधारित है। ब्लू शिफ्ट जो है ना दूरवस्थित खगोलीय चीज़ों से आने वाली स्पेक्ट्रम के तरंगों को कम तरंगदैर्घ्य
की ओर विस्थापन की प्रक्रिया को इवोल्यूशन शिफ्ट कहते हैं और यह भी डॉपलर इफेक्ट के आधार पर काम करता है। इसके जरिए हम न केवल एक खगोलीय पिंडों की दूरी के अनुमान बल्कि आकाशगंगा की दूरी का अनुमान भी लगा सकते हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष एवं कॉस्मोस समय अंतरिक्ष तथा उसके संबंधित सभी भाग ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। इसमें सभी प्रकार के ग्रह उपयोग, छोटे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं तथा अंतरिक्ष के सभी पदार्थ शामिल है। चलिए कहता है अंतरिक्ष क्या है? अब अंतरिक्ष अंतरिक्ष वह अंतरिक्ष जिसे आमतौर पर केवल अंतरिक्ष के रूप में जाना जाता है वह विस्तार है जो कि पृथ्वी और उसके वायुमंडल से परे और आकाशीय पिंडों के बीच मौजूद है। यह एक असीमित त्रिआयामी सीमा है जिसमें वस्तुएं और घटनाएं घटित होती है और उनके सापेक्ष स्थिति और दिशा होती है। सामान्यतः अंतरिक्ष को त्रिआयामी माना जाता है परंतु कुछ वैज्ञानिक इसके चौथा आयाम अंतरिक्ष समय को मानते हैं। आगे है मेटामटेरियल क्या है? मेटामटेरियल मेटामटेरियल्स मिश्रित सामग्री है जिसमें कृत्रिम रूप से डिजाइन और नियमित किया जाता है। मेटामटेरियल्स के अद्वितीय कृत्रिम रूप से अद्वितीय गुण उनका रासायनिक संरचना के बजाय उनकी आंतरिक सूक्ष्म रचनाओं से प्राप्त होती है जो प्राकृतिक सामग्रियों में पाए जाते हैं। परमाणुओं की अवस्था को विशिष्ट ज्यामितियों में हेर फेर करके मेटामटेरियल्स के उन गुणों और क्षमताओं के लिए इंजीनियरिंग किया जाता है जो कि प्राकृतिक सामग्रियों के साथ संभव नहीं है। चलिए आगे आइए। चलिए आगे है कण भौतिकी क्या है? कण भौतिकी यह भौतिकी की एक शाखा है जिसमें पदार्थ के प्राथमिक स्वरूप, विकिरण तथा उनके आपस में उपस्थिति संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस उच्च ऊर्जा भौतिकी के नाम से भी परिभाषित किया जाता है। यह प्राथमिक कण प्रकृति में सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं क्योंकि इनका निर्माण अन्य कणों की टक्कर के द्वारा होती है। अंतरिक्ष की मापक इकाई क्या है? अंतरिक्ष के मापक इकाई कहता है एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष जो है 5.88 गुना 10⁻⁶ मील होता है, ठीक ना। और अंतरिक्ष इकाई सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी AIAO बराबर 1.59 गुना 10⁸ किलोमीटर होता है। पारसेक यह दूरी का एक मात्रक है क्या है? पारसेक यह जो है ना एक दूरी का मात्रक है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? 14.96 किलोमीटर है। और प्रक्षेपण सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। चलिए अब मंदाकिनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? मंदाकिनी के बारे में। कहता है कि तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई देता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रियाओं की शुरुआत में गैस पुंज होता है मंदाकिनी कहलाता है, ठीक ना। ब्रह्मांड अंततः गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं। इनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम के संगठन निहारिका से होता है। हमारे सौर प्रणाली जिसमें आकाशगंगा में उपस्थित है उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। क्या है? मिल्की वे है। और आकाशगंगा का व्यास कितना है? 80,000 से लेकर 80 लाख से लेकर 15 लाख प्रकाश वर्ष तक है। आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन गैस के एक बड़े बादल से होता है जिसे हम नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला
हमारे आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारे का समूह है? क्या ओरियन नेबुला जो है हमारे आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारे का समूह है? प्रकेशमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है। अगर पूछे प्रकेशमा सेंचुरी जो है ना, यह जो है सूर्य के सबसे निकटतम तारा हो जाएंगे। ब्रह्मांड में आकाशगंगा की कुल संख्या लगभग कितना है? 10,000 मिलियन, मतलब 10 पर 10 है। और आकाशगंगा क्या है? आगे क्या है? कहता है कि हमारे आकाशगंगा दुग्ध मेखला के निकटतम 2 आकाशगंगाएं हैं। पहला वृहद मैग्लोनिक मेघ, दूसरा लघु मैग्लोनिक मेघ। न्यूनतम ज्ञात मंदाकिनी के नाम रोफॉर्म मंदाकिनी है। स्थानिक समूह क्या है? स्थानिक समूह मिल्की वे लगभग 30 आकाशगंगाओं का समूह है, जिसे स्थानिक समूह कहते हैं। और आगे है कि हमारे पृथ्वी के आकाशगंगा की केंद्र बिंदु से दूरी 25,000 प्रकाश वर्ष है। कुछ मिलियन वर्ष बाद मिल्की वे तथा एंड्रोमेडा आकाशगंगा एक हो जाएंगे। चलिए, हॉकल समूह क्या है? हॉकल समूह यह 20 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है। हॉकल समूह जो है ना 20 से अधिक आकाशगंगाओं का समूह है, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सी संबंधित है। मिल्की वे सिस्टम हॉकल समूह के अधिकतम आयतन की एक छोर पर स्थित है। श्याम छिद्र कृष्ण विवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में उपस्थित ऐसी छिद्र है जहां गुरुत्व बल अत्यधिक होता है, जिसमें प्रकाश का भी परागमन नहीं होता है। यह अदृश्य होते हैं क्योंकि इनमें से प्रकाश बाहर नहीं निकल सकते हैं। इनका निर्माण किसी बड़े तारे में विस्फोट के कारण होता है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या? ब्लैक होल छोटे होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, यहाँ है, कहता है ब्लैक होल एक उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे का संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। क्या करता है? अपने अंदर समा लेता है। यहाँ तक कि उनके पास से गुजरने वाला कोई वस्तु भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। ब्लैक होल छोटे होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाते हैं। ब्लैक होल संबंधित सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने दिया था। क्वासर क्या है? क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो कि अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कौन सी करता है? ऊर्जा उत्सर्जित करता है क्वासर आकार में आकाशगंगा से छोटे होते हैं, पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 27 अज्ञात तारे समूह है जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। चलिए, निहारिका क्या है? निहारिका जो है धूल और हाइड्रोजन गैस के बहुत बड़े बादल को नेबुला कहते हैं तथा इस नेबुला से ही तारे की उत्पत्ति हुई है। नेबुला चमकदार या अंधकार युक्त हो सकता है। अंधकारमय नेबुला अवशोषक नेबुला भी कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध नेबुला के उदाहरण हाइड्रहेड्स नेबुला, लैगून इंगल तथा कैट आई। ग्रहीय नेबुला का उपयोग तारे की संख्या ज्ञात करने में तथा आकाशगंगा गतिकी के लंबे समय से सफलतापूर्वक हो रहा है। निहारिका का प्रकार क्या है? निहारिका का प्रकार, चलिए निहारिका का प्रकार पढ़ने वाले हैं। कहता है निहारिका के प्रकार। उत्सर्जन निहारिका यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। यह बने रहे तारे से प्रकाशित होते हैं। उदाहरण चील एवं झील निहारिका। चील एवं झील निहारिका। परावर्तन निहारिका क्या? परिवर्तन निहारिका यह तारे का प्रकाश का परावर्तित करती है। यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण प्लेइडेस निहारिका, प्लेइडेस निहारिका। श्यामा निहारिकाएं
यह जो है ना अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यह कारण है कि हम अपनी आकाश में बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। चलिए, अब है गृह निहारिका। क्या है गृह निहारिका? इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी सतह को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरियन नेबुला। क्या है ओरियन नेबुला? हमारे आकाशगंगा की सबसे शीतल एवं चमकीले तारे का समूह है। तारे की उत्पत्ति। क्या है तारे की उत्पत्ति? तारे मुख्य रूप से एक गैस का बादल होता है इसमें मुख्य रूप से हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस होते हैं। कौन होते हैं? हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस होते हैं। यह बादल जितना घना होता जाता है उसमें उतना अधिक ताप उत्सर्जित होता है, जो नेबुला के चारों ओर प्रकाश के रूप में उपस्थित होता है। यह प्रभाव सबसे पहले स्वेडरोजर अंतरिक्ष दूरबीन से देखा गया है। तारे का निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन हब्बल दूरबीन द्वारा किया जाता है। किसे? हब्बल दूरबीन द्वारा किया जाता है। आगे है तारे। तारे का जीवन चक्र। क्या है तारे का जीवन चक्र? महाविस्फोट के पश्चात उत्पन्न हुई गैस और धूल के कण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गुच्छे के रूप में एकत्रित होने लगे और इस गुच्छे में अधिक दाब के कारण केंद्र का ताप बढ़ने लगा और ब्रह्मांड की हीलियम में रूपांतरित होने लगी, अर्थात नाभिक के संलयन की क्रिया आरंभ हो गई, जिसके फलस्वरूप उस गैस और धूल से निर्मित गुच्छे से प्रकाश उत्पन्न हुआ। इसी प्रकाशित पिंड को तारे कहा गया। लाल दानव। क्या? लाल दानव। जब तारे की केंद्र की हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है तो उनके केंद्र में नाभिक के संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है, परंतु बाहर की परतों में यह अभिक्रिया जारी रहती है। हीलियम धीरे धीरे कार्बन में परिवर्तित होती है और यह जब कार्बन भी आयरन में परिवर्तित होने लगता है तो तारा फूल कर बड़ा आकार धारण कर लेता है और लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तारे की इस अवस्था के लाल दानव कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट। क्या है सुपरनोवा विस्फोट? जब तारे में आयरन की मात्रा बढ़ती है जाती है तो लाल दानव विस्फोट कर देता है, जिससे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। श्वेत वामन। क्या है श्वेत वामन? विस्फोट के बाद जिसमें तारे की हिस्से का द्रव्यमान 1.4 ms से कम हो जाता है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं, तथा जब श्वेत वामन अपना प्रकाश खो देता है तो उसके काला वामन कहते हैं, जो ब्रह्मांड में अदृश्य अवस्था में रहता है। न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से अधिक हो तो यह अत्यधिक तेज गति से घूमता है, जिसके कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके केंद्र से बाहर निकल जाते हैं और उसके तारे में न्यूट्रॉन की अधिकता होने के कारण न्यूट्रॉन तारा पल्सर कहते हैं। पल्सर की उपस्थिति के बाद न्यूट्रॉन तारा अपना प्रकाश खोने लगता है और सिकुड़कर अत्यधिक घनत्व वाला प्रकाशहीन पिंड बन जाता है। इसी पिंड को ब्लैक होल कहा जाता है। तारे का रासायनिक संगठन। क्या है तारे का रासायनिक संगठन? देखिए, हाइड्रोजन जो है ना 71% पाया जाता है, हीलियम जो है 26% पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन यह जो है ना 1.5% और आयरन 0.5% पाया जाता है। नक्षत्र मंडल। क्या है नक्षत्र मंडल? तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृति नक्षत्र मंडल कहलाता है। आर्सो मेजर एवं विंग वेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि मंडल। क्या है सप्तऋषि मंडल? आसमान में आसानी से दिखाई देने वाला तारों की समूह सप्तऋषि मंडल कहलाता है। यह नक्षत्र मंडल वर्षा मेजर का भाग है। आधुनिक। क्या है आधुनिक समय में 89 तारामंडल की जानकारी उपलब्ध है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। क्या है हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल है।
सेंटोरस एवं जेमिनी भी तारामंडल का उदाहरण है। सेंटोरस एवं जेमिनी भी तारामंडल के उदाहरण है। ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, इसी ध्रुव तारा कहते हैं। यह हमेशा एक ही दिशा में स्थित रहता है। क्या रहता है? एक ही दिशा में स्थित। अगला है धूम केतु। क्या है? धूमकेतु। धूमकेतु सूर्य के दीर्घ कक्षा में परिक्रमा कर रहे आकाशीय पिंड होते हैं। यह कुपियर में उत्पन्न होती है। कुपियर में उत्पन्न होती है। एक धूमकेतु में एक सिर तथा एक केंद्र भाग तथा एक प्रकाशयुक्त पूंछ होते हैं। उदाहरण हेली धूमकेतु। क्या? हेली धूमकेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा चमकदार धूमकेतु है। चमकदार। इसकी खोज एडवर्ड हेली ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड हेली ने किया था 1758 ईस्वी में। कब किया था? 1758 ईस्वी में। उल्का। क्या है? उल्का। उल्का अंतरिक्ष के मध्य से एक अति तीव्र गति से यात्रा करने वाला पदार्थ का एक पिंड है जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 200 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण से गर्म होकर चमकदार हो जाते हैं। ठीक, आगे चमकदार हो जाते हैं। अगला है वर्म हॉल। क्या है? वर्म हॉल। 1915 ईस्वी में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिससे बताया गया कि अंतरिक्ष में दो प्लॉइड के बीच एक सुरंग होते हैं जो स्पेस एवं टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, जिससे ही वर्म हॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्म हॉल का। अगला है गोल्डी लॉक जोन। क्या है? गोल्डी लॉक जोन। यह वह क्षेत्र है जिसे आवास योग्य जोन भी कहा जाता है। यह एक तारे की चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पृथ्वी जैसे किसी ग्रह की सतह की तरह न हो बहुत ठंडी और न ही बहुत गर्म हो, अर्थात यह ग्रह पर जीवन की संभावना हो। अंतरिक्ष मलबा कचरा। अंतरिक्ष में मौजूद ऐसे मानव निर्मित पदार्थ जो कि बढ़ते उपग्रह के प्रक्षेपण उनके नष्ट होने के कारण पृथ्वी से लगभग 200 से 2000 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य में घूमते रहते हैं। इनमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है जो कि एक चिंता का विषय है। जो पृथ्वी वायुमंडल में आते हैं वह जलकर नष्ट हो जाते हैं। देखिए आज जो है हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ चुके हैं और तीसरा चैप्टर में पढ़ेंगे पृथ्वी और सूर्य के संबंध के बारे में। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।